हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव के बारे में। वेव पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी अगला टॉपिक होगा हमारा साउंड होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप वेव पढ़िए, उसके बाद आप लोग साउंड को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक वेव। देखिए ध्यान से, वेव कहने का मतलब ही आ जाता है, वेव को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल वेव। नाम आपने सुना होगा मैकेनिकल वेव का, जिसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। दूसरा जो टाइप है, इसका दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा जो पार्ट हो गया आपका नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यांत्रिक तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग बोलते हैं। और इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। ठीक है ना। देखिए, यांत्रिक और अयांत्रिक कहने से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि अयांत्रिक और यांत्रिक कहने का मतलब यांत्रिक मैकेनिकल वेव है, यानी इसको गमन करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इसको गमन करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम होता क्या है? तो मीडियम हमारा तीन ही है, ठोस होगा, द्रव्य होगा या गैस होगा। ठोस, द्रव्य या गैस। तो हम लोग यहां से देख लेते हैं, सबसे पहले इसको गमन करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो मीडियम का जरूरत पड़ता है। हमारा जो नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको गमन करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई नीड नहीं होती है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए। तो मैकेनिकल वेव में हम बोल सकते हैं, मैकेनिकल वेव में एक पॉइंट आ जाएगा आपका। वो पॉइंट क्या है? इसको गमन करने के लिए, मैकेनिकल वेव में इसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसमें मीडियम की जरूरत होती है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कह सकते हैं कि इसमें माध्यम की जरूरत होती है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। यहां पर भी हम लिख देते हैं माध्यम की जरूरत होती है। सॉरी, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत होती है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो मीडियम होते कौन कौन है? तो मीडियम होता है आपका ठोस, इसमें आ जाएगा आपका, और हो जाएगा द्रव्य, और क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है ना, ये तीन माध्यम आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर नॉन मैकेनिकल में बात करें तो इसमें क्या हो जाता है? तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, सारे इसमें ट्रैवल करते हैं। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, समझ में आए? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें आपका आ जाएगा कौन सा? लाइट वेव भी आ जाएगा। इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, लाइट वेव। इसमें आपका आ जाएगा रेडियो वेव। ठीक है ना, ये भी आ जाएगा आपका, एक्सरे आ जाएगा। ये सब आपका आ जाएगा नॉन मैकेनिकल में। तो देखिए, मैकेनिकल वेव में क्या हो जाएगा? तो मैकेनिकल वेव में हमको क्या करता है? माध्यम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल में माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव में देखिए कौन कौन से माध्यम आ जाएंगे? ठोस, द्रव्य और गैस भी आ जाएंगे। माध्यम है तो माध्यम तीन ही है, ठोस, द्रव या गैस। अब आइए यहाँ पे मैकेनिकल वेव में देखिए क्या क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करते हैं, जैसे में आ जाएगा लाइट वेव, रेडियो वेव, फिर एक्सरे। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात करते हैं कि अगर ठोस, द्रव्य, गैस या कोई मीडियम की जरूरत होती है, तो मीडियम होता कैसा है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि वातावरण में बहुत सारे मीडियम्स है, बहुत सारे धूलकण हैं जो वातावरण में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। वो हमारा मीडियम का काम करता है या नहीं करता है? तो वातावरण में धूलकण या पार्टिकल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं ना। तो यहां से आपका
यहां से आपका मैकेनिकल वेव का भी पार्ट हो जाएगा। मैकेनिकल वेव को यहां से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो यहां से मैकेनिकल वेव को आपको दिखा रहे हैं कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? दो भागों में। तो यहां से मैकेनिकल वेव को दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो भाग हो जाएगा आपका, उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, या ऐसे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इसको गमन करने के लिए, यहां पे दिखा रहा है आपको, इसको गमन करने के लिए पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं कण। कण की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? कण की आवश्यकता होती है ना। तो कण कैसे कैसे गमन करता है, तो इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला भाग आप देख लीजिएगा, इसका पहला भाग को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव, जिसको एक देखिए, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव जिसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, इसका दूसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहां से आप बात समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स को दो भागों में गमन करवाता है। एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है पार्टिकल्स कण, और दूसरा कैसे गमन करता है? तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करता है। तो आप इसी चीजों को समझिएगा ध्यान से। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में क्या होता है? ट्रांसफर करने का मतलब अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडनल करने का मतलब अनुदैर्ध्य। ट्रांसफर करने का मतलब अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडनल करने का मतलब क्या हो गया? अनुदैर्ध्य। तो बारी वाली चीजों से समझेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांसवर्स वेव पे। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखिएगा। तो ट्रांसवर्स वेव पे क्या हो जाएगा, उस पे ध्यान देना। ट्रांसवर्स वेव जैसे ही आपको कह दे तो वहां से आपको डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। अगर वातावरण में जैसे किसी भी इसके सहायता से कोई भी तरंग गमन करे और उसमें जो कण हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब गमन करे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन गमन करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे गमन करेगा तब, ऊपर नीचे गमन करेगा तब कैसा वेव कहलाएगा? तो वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। और जैसे ही आपका कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग कैसे गमन करेगा? ऊपर से नीचे। कैसे गमन करेगा? ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गमन करेगा। ठीक है, यानी कैसे बोल सकते हैं? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन गमन करेगा तो क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। और आगे पीछे गमन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे देखिए, अनुप्रस्थ में क्या हो गया आपका? ऊपर नीचे। अनुदैर्ध्य में क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो कण है कहां गमन करेगा? ऊपर नीचे गमन करेगा, अभी आपको पता है। उसके बाद आपका जो आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। कैसा तरंग बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब क्या? जो हम लोग बोल रहे हैं वो कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि साउंड हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश जो होता है जिसको गमन करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाएगा आपका? तो वो कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें जो कण है वो कैसे गमन करते हैं? ऊपर नीचे गमन करेंगे, इस तरह से गमन करेंगे, इस तरह से गमन करेंगे। और जो हमारा आ गया लॉन्गिट्यूडनल, आ गया लॉन्गिट्यूडनल, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। वो कैसे फ्लो करता है, वो कैसे मूव करता है? तो वो मूव करता है आपका आगे से पीछे, यानी आपका जो ये वाला अनुदैर्ध्य तरंग है वो इस तरह से गमन करेगा, इस तरह से टू एंड फ्रो गमन करेगा। टू एंड फ्रो कहने का मतलब ये गमन कैसे करेगा? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, फ्रो कहने का मतलब क्या? आगे पीछे गमन करेगा, या ऊपर नीचे तो गमन नहीं करेगा। तो हमारा जो ट्रांसफर वेव है वो कैसे गमन करता है? ऊपर नीचे। हमारा जो ये आ गया अनुदैर्ध्य तरंग है वो कैसे गमन करता है? आगे पीछे। तो यहां से आप बेसिकली एकदम सिंपल से लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कौन सा अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग का डेफिनेशन, कि अगर कण आगे पीछे गमन करे तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। अगर कण ऊपर नीचे गमन करे,
अगर कण आगे पीछे गमन करे तो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगा, अगर कण ऊपर नीचे गमन करे तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। तो यहां से आप लोग को जो बात है वो समझ में आ रही होगी। अगर डायग्राम की बात कर दें, अगर डायग्राम की बात कर दे अनुप्रस्थ तरंग का, तो आप एकदम आराम से देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर नीचे गमन करेगा तो आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा। आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा। कौन से तरंग का, कौन से तरंग का? तो यह आपका अनुप्रस्थ तरंग का। अगर बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का, तो आपका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। क्या ऐसा होगा? तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का डायग्राम बना सकते हो और इस प्रकार से आप अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम बना सकते हो। अगर बात करें कि हमारा कौन सा है जो कौन से पार्ट्स में आ जाएंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर अनुदैर्घ्य की बात करें तो आप साउंड को यहां पर लिख सकते हो। आप किसको लिख सकते हो? साउंड को। ध्वनि, ध्वनि हमारा कैसा तरंग है? तो ध्वनि हमारा जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर प्रकाश की बात करें तो आप इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, अनुप्रस्थ वाले सेक्शन में आप लाइट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लाइट। यानी लाइट जो हमारा है वो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगर बात करें थोड़े और डीपली जाएं तो यहां से आपको एक डायग्राम द्वारा समझाया जाएगा। उस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक आपको डायग्राम बनाया जा रहा है। जब हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं ना, तो कहीं आपकी आवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं आपकी आवृत्ति बहुत कम हो जाती है। तो वहां से भी आप लोग समझिएगा, उसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जहां आवृत्ति ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, और जहां आवृत्ति कम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जहां आवृत्ति ज्यादा होता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं और जहां आवृत्ति कम होता है उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कंप्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्रेशन, 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 याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन को होते हैं संपीड़न बोलते हैं और रेयरफैक्शन को क्या बोलते हैं? विरलन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये डायग्राम आपको बनाया जा रहा है। डायग्राम देखिएगा ध्यान से, डायग्राम इस तरह हो गया। उसके बाद आपको इसकी दूरी बहुत कम कर दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दूरी कम कर दिए, फिर यहाँ से आपका दूरी को बढ़ा दिए, फिर दूरी को बढ़ा दिए, फिर दूरी को कम कर दिए, फिर दूरी को कम कर दिए। ध्यान दीजिएगा, फिर दूरी को कम कर दिए, फिर दूरी को आप चाहे तो बढ़ा सकते हो और नहीं चाहे तो नहीं भी बढ़ा सकते हो। तो ये जो आपका डायग्राम नजर आ रहा है, यहीं पर आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मौजूद है। कहने का मतलब अगर इसकी आवृत्ति के बीच का, यानी बोल सकते हैं तरंगदैर्घ्य के बीच का डिस्टेंस, तरंगदैर्घ्य के बीच का डिस्टेंस, या ये जो आपका लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस आपको कम नजर आए ना, तो आप उसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अरे आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग इसको कंप्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंप्रेशन। क्या बोल सकते हैं? कंप्रेशन बोल सकते हैं। अगर बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेयरफैक्शन बोल सकते हैं। रेयरफैक्शन। क्या बोल सकते हैं? रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन को हम लोग बोलते हैं विरलन, विरलन। क्या बोल सकते हैं? विरलन। कंप्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं संपीड़न। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संपीड़न। क्या बोल सकते हैं? संपीड़न। तो यहां से आपको समझ में आया होगा रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में। तो रेयरफैक्शन क्या हो जाएगा? जहां पर आपके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, चिपक चिपक कर चले, तो हमारा क्या कहलाएगा? संपीड़न, संपीड़न। और क्या कहलाएगा? रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, विरलन। कहने का मतलब है अगर वो दूर दूर हट जाए, दूर दूर हट जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा? रेयरफैक्शन कहलाएगा। तो यहां तक आप चीजों को समझ रहे होंगे। अगर देखें थोड़ा सा आपको और डायग्राम के बारे में बात है, कहने का मतलब है कि यहां से आपको इस डायग्राम को डिफाइन करने के लिए बोल दे। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई कि आप रेयरफैक्शन क्या है, कंप्रेशन क्या है, उसके बाद आपका लाइट कौन सा हो जाएगा, साउंड कौन से पार्ट्स में आ जाएंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकता है, कितने माध्यम होते हैं, ये सारे तो आपने देख लिए। यहीं से क्या हो जाता है ना, स्टूडेंट को कहां से दिक्कत आने लगती है? अगर चीजों को अंदर से पूछा जाए, पॉइंट्स पूछा जाए, तो यहां से चीजों को दिक्कत आने लगती है, स्टूडेंट को दिक्कत आने लगती है। लेकिन आप हमारे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे, इस वाले डायग्राम को। तो इस वाले डायग्राम से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो वेव होगा ना, वेव होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि साउंड कैसे फ्लो करता है, साउंड में आपका एम्पलीट्यूड क्या है, साउंड में आपका वेवलेंथ क्या है, साउंड में आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड में आपका ऑसिलेशन क्या है, साउंड में आपका टाइम पीरियड क्या है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता होगा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये तीन से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो डरना नहीं है।
क्वेश्चन पूछे कहीं से, आंसर देना है तो बस देना है, ठीक है, बस देखिएगा ध्यान से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला हम लोग देखेंगे। चलिए तो चीजों को देखते हैं। क्या बताए थे, उस डायग्राम को सॉल्व करना है ना। चलिए डायग्राम यहाँ पे आपको ले लेना है, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बड़ा ले लें, चलिए और बड़ा लेते हैं, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ इतना बड़ा ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से बनाना है। चलिए यहाँ पर एक और लाइन ले लिए, एक वर्टिकल ले लिए, हॉरिजॉन्टल ले लिए। कैसे कौन करता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। जितना चाहे उतना बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये आपका पार्टिकल्स का मूल बिंदु से सबसे अधिकतम ऊंचाई यहां तक, ये आपके पार्टिकल्स का मूल बिंदु से न्यूनतम ऊंचाई गहराई तक, न्यूनतम न्यूनतम नीचे। आगे देखिए यहां से आपका ऊपर और यहां से आपका नीचे, फिर यहां से आपका ऊपर और फिर यहां से आपका नीचे, आगे हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर ध्यान देना आपको। सबसे पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं आयाम, ठीक है, पहला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा ऑसिलेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपन। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आवर्त या आप बोल सकते हैं आवृत्ति, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा हो गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। चौथा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा आपका वेवलेंथ, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। आइए एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ऑसिलेशन है ना, इसको आप डिनोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बचा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप लोग एच से डिनोट करते हैं, हेनरी। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को आप लोग कैपिटल टाउ से सूचित कर सकते हैं। उसके आ जाएगा आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ को आप लोग लैम्डा से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में, ठीक है ना। एक सेकंड, अब आवृत्ति को जब आ जाएगी, आवृत्ति के बाद तो इसे हम लोग न्यू से सूचित करते हैं, किससे, न्यू से, ठीक है, न्यू से। यहां से आपको इस तरह से भी लिखना, थोड़ा सा इसे क्रॉस कर देना। अब देखिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के मूल, किसी भी कण के मूल स्थान से अधिकतम ऊंचाई तक जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब मूल स्थान से कोई भी कण अपने गहराई तक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई तक क्रस्ट, न्यूनतम ऊंचाई में ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। इसको बोल सकते हैं सुरंग और गर्त, क्या बोल सकते हैं, सुरंग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, गर्त, ठीक है। इसको बोल सकते हैं सुरंग, इसको गर्त, ठीक है। देखिए ऊपर जाएगा तो सुरंग हो जाएगा, नीचे आएगा तो गर्त हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हैं यहां तक अधिकतम ऊंचाई, ये भी इसका अधिकतम ऊंचाई है, ये इसका न्यूनतम ऊंचाई है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसी वाले सेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है एम्पलीट्यूड का, आयाम का। आयाम कहते हैं किसको, आयाम पर ध्यान दीजिएगा। आयाम को किससे डिनोट करते हैं, ए से। चलिए इसे हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक सुरंग और गर्त के बीच की दूरी को, एक सुरंग और एक गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो आयाम का अपना डेफिनेशन पूछेगा तो बोल सकते हैं एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी, ठीक है। या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक क्रस्ट एंड ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो हमारा हो जाएगा कि क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा आयाम। आयाम को किससे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। आइए सेकंड आपका हो जाएगा ऑसिलेशन, कंपन। कंपन के बारे में बात करते हैं। कंपन,
कंपन कहने का मतलब है इसका जो डेंसिटी, डेंसिटी कहने का मतलब हम बोल रहे हैं तो क्या हमारा लगातार डेंसिटी सेम है? यहां से हमने बोला बगल में कोई खड़ा है तो उसको जो डेंसिटी है उसके अगले वाले को वही डेंसिटी मिलेगा? नहीं। तो बोल सकते हैं ऑसिलेशन का जो डेफिनेशन पूछेगा तो ऑसिलेशन का जो डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। तो चेंज इन डेंसिटी हो जाएगा इसका, ऑसिलेशन का बात आ जाए, कंपन का बात आ जाए, यानी कोई भी वस्तु में अगर ध्वनि निकलेगा तो उसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है? आपको उसमें कंपन उत्पन्न करवाना होगा। आप किसी थाली को अगर नीचे गिराइएगा तो कंपन, जब तक आवाज नहीं बंद होगा तब तक कि वो रुक ना जाए, आवाज निकलता रहेगा जब तक उस पर क्या रहे? कंपन रहे। कंपन खत्म, आवाज खत्म। हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे हड्डियों के बीच में टकराहट उत्पन्न होती है, तभी आवाज निकलता है। जब हम लोग अपने जुबान को बंद कर देते हैं तो हमारा जो हड्डियों के बीच का जो टकराहट है वो खत्म हो जाता है, तभी आवाज बंद होता है। तो यानी कंपन होगा तभी साउंड होगा, कंपन नहीं होगा तो अदरवाइज साउंड नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही बात समझिएगा। तो ये आपका आ गया चेंज इन डेंसिटी। आपका ऑसिलेशन, कंपन की बात करते हैं तो आपका घनत्व में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंपन कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में बोल रहे हैं उसको, तो आवृत्ति से आप कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? आवृत्ति को तो कह सकते हैं कि कितना चीज को आप बार बार दोहरा रहे हैं। जैसे हमने बोला कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है धड़कन वो कितनी बार धड़कता है? मिनट में, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है यानी कि 72 साइकिल को पूरा करना है ना, बार बार चीजों को दोहरा रहा है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति को हम सीपीएस से भी सूचित कर सकते हैं, साइकिल पर सेकंड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइकिल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना साइकिल वो घूम रहा है, 1 सेकंड में कितना साइकिल। आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझाए होंगे, देखिए इस तरह से था ना, फिर इसकी आवृत्ति थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी यहाँ पे, फिर थोड़ा सा अलग हो गया था, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गई थी। तो ये जो आपका आ जाएगा यहां से यहां तक जो आ जाएगा और यहां से यहां तक, दोनों तो अलग है। तो यहां बोले 1 सेकंड में कितना साइकिल पूरा किया, यहाँ 1 सेकंड में कितना साइकिल पूरा किया, तो ये क्या कहला जाएगा? आपका आवृत्ति कहलाएगा। तो यहां से आवृत्ति की अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं एक साइकिल में जितने, सॉरी 1 सेकंड में वो जितने साइकिल को पूरा करता है वो आपका क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। तो बोल सकते हैं एवरी साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। क्या हो जाएगा? एवरी साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना साइकिल 1 सेकंड में पूरा किया गया, साइकिल पूरा किया गया चक्र 1 सेकंड में पूरा किया गया चक्र, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड आवर्त, अब ध्यान दीजिएगा, आवर्त, आवर्त काल हो जाएगा। आवर्त काल को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड की बात आ जाए तो देखिए क्या ध्यान से, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को पूरा करने में, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, जितना समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। तो यहां से आपका डेफिनेशन आ जाएगा, एक क्रस्ट और ट्रफ को पूरा करने में लगा समय, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय को भी हम लोग टाइम पीरियड ही बोलते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं ना, और टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन न्यू, या बोल सकते हैं 1 बटा आवृत्ति। अब 1 बटा आवृत्ति क्या हो जाता है? टाइम पीरियड हो जाता है। अगर टाइम पीरियड आवृत्ति का वैल्यू निकालना हो, आवृत्ति का निकालना हो, तो आवृत्ति का आप निकाल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, या बोल सकते हैं 1 अपॉन टाउ, ठीक है। तो आपका आवर्त काल हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है। लैम्डा कैसा वर्ड है? तो लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है, अब बेसिक इसे समझ लीजिएगा, लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है, हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं तरंग दैर्ध्य। आई डिफ्रेक्शन की बात, तो डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्रस्ट है तो ये भी आपका क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्रस्टों को जो बीच का डिस्टेंस होगा, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो क्रस्ट या दो श्रृंग के बीच का डिस्टेंस, दो श्रृंग के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं, यही लिख देते हैं, दो क्रस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है।
दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग बात समझ में होंगे। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद आप लोग को साउंड भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, साउंड भी इसी पे है, क्योंकि साउंड हमारा है वो भी हमारा तरंग ही है। वो कैसा तरंग है, तो साउंड हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश हमारा क्या, कौन सा तरंग है, तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई होगी। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में हो जाएगा क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी, क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, ऑसिलेशंस। फिर हो जाएगा एक साइकिल पूरा करने में, पूरा 1 सेकंड में पूरा किया गया चक्र, यानी एक साइकिल को पूरा करने में कितना से 1 सेकंड में एक साइकिल को पूरा करता है या 10 साइकिल को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी। फिर आपका आ जाएगा एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, एक क्रस्ट और ट्रफ का जो पूरा करने में लगा जो समय होता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम पीरियड को टाउ से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा 1/न्यू। यहां से आवृत्ति का भी फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/आवर्त का। देखिए फिर देखिए फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज इसका एसआई यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फिर देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं। आइए बात यहाँ वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लैम्डा कैसा वर्ड है, तो लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है। तो यहां तक आप लोग को वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।